हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं फोर्थ पेपर का लास्ट यूनिट नंबर 3, जो कि है बहुभाषिकता और भाषा के बारे में बात रहेगी। जिसमें देखिए अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। भारत में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उन सबको लेकर के 4-5 कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह पूरा देखना है ताकि अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी हो सके और इस पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के देख पाएंगे। ईजिली यूनिट बाय यूनिट सारे वीडियो देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों थर्ड यूनिट 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए 4-5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आइए हम देखते हैं। पहला टॉपिक आता है बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मातृभाषा मतलब जो जिस जगह पर बोली जा रही है भाषा आमतौर पर, तो वो भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हो। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1998 में यह सुझाव दिया कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होएगी। सुझाव कब दिया गया? 1938 में, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव तो दे दिया गया, लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना किस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं किया गया। तो थोड़ा सा मामला इनका अटक गया। इसके बाद में आगे देखिए, एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में 3 भाषाओं का फॉर्मूला भी पर्याप्त नहीं था। त्रिभाषी फॉर्मूला क्या था? तो यहाँ पर देखिए, त्रिभाषा सूत्र जो था मातृभाषा में पहले, तो फिर अंग्रेजी और फिर अन्य कोई भाषा, तो ये त्रिभाषी फॉर्मूला। और भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे मिलते हैं। यदि हम कक्षा, पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के द्वारा तैयार नहीं करते हैं, तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं। यदि उनकी भाषा की अवहेलना होती है तो उनकी भाषा का ज्ञान उससे वंचित हो जाता है। केवल यह प्रावधान करना कि स्कूल प्रत्येक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान कराएगा काफ़ी नहीं है। इससे स्पष्ट तौर पर एक देश की भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने में, संभालने में नहीं रखा जा सकता है। तो त्रिभाषा सूत्र और बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मातृभाषा, अंग्रेजी और कोई भाषा ले सकते हैं। उसके अलावा भारत को बहुभाषिकता से क्या लाभ है, ये भी टॉपिक कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बहुभाषी होना भारत के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर एक संसाधन का कार्य करता है। यह हमारी सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाता है। जिसको एक से अधिक भाषाएं आती हैं, उनकी भाषा की प्रवीणता तो निसंदेह बढ़िया होती है। समाज के प्रति उनका नज़रिया भी स्पष्ट व उदार होता है। अतः बहुभाषिकता से राष्ट्रीय एकता, भावात्मकता और पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि होती है, आपसी प्रेम की वृद्धि होती है। भाषा के संबंध में 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी कहावत प्रसिद्ध है। 4 कोस पर पानी का स्वाद बदलता है और 8 कोस पर वाणी में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ये कहावत भी यहाँ पर मेंशन करते हुए भारत को बहुभाषिकता से लाभ के बारे में बात करनी है। और एक अगला प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बच्चे की भाषा मतलब मातृभाषा। बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया में करने से हम बहुभाषिकता को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जगह देते हैं। इसके साथ ही हम विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जगह दे रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता और जुड़ाव महसूस करेगा। आप ये देखिए कि मातृभाषा में बोलने का मतलब है, जहाँ पर बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हिंदी बोलते हैं प्रॉपर, आप उनको हिंदी में ही समझाएंगे तो वो ईजिली समझ पाएंगे। अगर आप उनके सामने इंग्लिश में बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे या उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे जितना वो हिंदी के साथ में रिलेट कर पाते। और उसी दूसरी ओर देखिए, राजस्थानी भाषा आपने यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है, तो वहाँ पर अगर आप प्रॉपर गाँवों में यहाँ पर अगर प्रॉपर हिंदी में बोलेंगे तब भी बच्चे ज़्यादातर नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ की लैंग्वेज में अगर आप मातृभाषा में बच्चे को सिखाएंगे तो वो सहजता और जुड़ाव आपसे महसूस करेंगे और इजीली सीख पाएंगे। इस तरह से अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का विश्वास भी हासिल कर पाएंगे। एक दूसरे की भाषाओं की स्वीकृति होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अलग से सीखने सिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और टॉपिक आता है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। बहुभाषी कक्षा का मतलब है कि आपकी क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, 20 में से 5 बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं, 6 बच्चे मान लो आपके राजस्थानी बोलने वाले हैं और 5-6 बच्चे आपके तमिल बोलने वाले आ गए और 4-5 बच्चे पंजाबी बोलने वाले आ गए। तो इस तरह से 4-5 लैंग्वेजेस वाले बच्चे आपकी क्लास में हैं। तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी, उनको कैसे आप संभालेंगे, तो वो प्रश्न भी कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इसमें देखिए आपको क्या करना है,
शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए शिक्षक में, और वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में सम्मानानुभूति के साथ में सीखने सिखाने के लिए स्थान दें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें। जिस भाषा में वो सहजता से सीख सकें उस भाषा में सिखाने की कोशिश करें। अक्सर हम यह पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर ही इतनी हीन भावना है, वे खुद विभिन्न भाषाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में कई बहुभाषी कक्षा में वे किस तरह से उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हल्वी, गोड़ी, कुड़ुक या कमारी आदि भाषा बोलते हैं। आपने ये देखा होगा कि कई बार राजस्थानी बोलते समय भी हम यहाँ पर झिझकते हैं कि हमें हिंदी में ही प्रॉपर बात करनी चाहिए। अब आप मेरे ऊपर ही ले लीजिए कि मैं जयपुर का हूँ, गांव से हूँ, और यहाँ पर नॉर्मली राजस्थानी भाषा बोली जाती है कि कोड़े जा रहे हो, काई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो पर अपन यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर पूरे ओवरऑल राजस्थान की डीएलएड की बात कर रहे हैं, क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँ उस भाषा में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप इधर डूंगरपुर साइड जाएंगे तो उनकी थोड़ी सी अलग है, तो वो मेरी राजस्थानी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो उस लेवल पर अपन बात कर रहे हैं। पर नॉर्मली भी कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की मातृभाषा को उस मतलब प्यार भरी नज़र से नहीं देखते या उसका इस्तेमाल कम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है। तो आपको मातृभाषा को सम्मान देना है। आज ज़रूरत है कि बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी भाषा में कहने के समान अवसर और सहज वातावरण प्रदान करके निर्मित किया जाए, तो वो सारी भूमिका शिक्षक की रहती है। तो आपको ध्यान रखनी है, और आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपको भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है, बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सिखाने का प्रयास करना है। इसके बाद में एक और टॉपिक रहता है भारत में भाषा के परिवार, अलग अलग जो भाषाएं बोली हैं भारत में। तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक या अंडमानी और तिब्बती चीनी परिवार ये हैं। इनकी 234 मातृभाषाएं, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां हैं। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार आपको ध्यान रखना है। फैक्ट सारी बात हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शनल प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, या फिर 1 नंबर का पूछ सकता है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कौन कौन सी मातृभाषाएं हैं, उनमें कितनी मातृभाषाएं हैं, कौन सी वर्गीकृत जो लिपियाँ हैं उनमें बांटा गया है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है राजस्थान में। राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती। तो ये भाषाएं भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से बोली जाने वाली। 1 नंबर का प्रश्न आए तो फिर आप ये लिख दीजिएगा। इसके बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में भी इस यूनिट में बात करी गई है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। तो ये कुल भाषाएं यहाँ पर हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिनको आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं ये संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना है। इस सूची में अपनी अपनी भाषाओं को शामिल करने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने से उस भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। वह भाषा राजकार्य का माध्यम तो बनती ही है, साथ में ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है। इसके अतिरिक्त भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान भी मिलना शुरू हो जाता है। स्थानीय रचनाकारों व प्रतिभाओं को मौका मिलना शुरू हो जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व भी मिलना शुरू हो जाता है। जैसे राजस्थानी को लेकर के प्रयास अभी चल रहे हैं कि राजस्थानी को भी इसमें शामिल किया जाए। आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी राजस्थानी भाषा को स्थान मिलना शुरू हो गया है। तो बहुत जल्द ये भी अपनी भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी, और न्यायालयों में कार्य करने के लिए भाषा का विकल्प बनेगा। साहित्य अकादमी में महत्व प्राप्त होएगा, आदि फायदे प्राप्त होंगे। इन लाभों के साथ ही इस भाषा को अतिरिक्त भारतीय मुद्रा नोट पर भी भाषा प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगता है, उस भाषा में गजट भी जारी होने लगता है। तो कई सारे फायदे हो जाते हैं भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाने से। ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर बात कुछ और पॉइंट रहते हैं। संविधान में 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। ये फैक्ट ध्यान रखना है। संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये आपको 3 फैक्ट भी यहाँ पर ध्यान रखने हैं और इस तरह से हमारा ये यूनिट यहाँ पर कवर अप हो जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने डिस्कशन कर लिया है जिनको आपको जरूर से याद कर लेना है। अगर आपके पास में सीरीज है या बुक है तो आप और भी टॉपिक्स को देख सकते हैं, पर अगर हम सबसे कम की बात करें तो इतने टॉपिक्स को आपको जरूर से पढ़ लेना है, जिससे आपका ओवरऑल यूनिट कवर होने वाली बात हो जाएगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिट से किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? 2016 में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ा ही दिया है, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार बात करी गई है कि 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक या अंडमानी या तिब्बतीय चीनी परिवार, तो ये 5 हो गए। 234 मातृभाषाएं, 100 वर्गीकृत और 10 लिपियाँ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं भी मैंने आपको बताई है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती आदि। ये 4 भाषाएं आपको नॉर्मली ध्यान रखनी है। और कौन सी कहावत प्रसिद्ध है वो भी मैंने आपको बताई है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। 2015 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा 2017 में और 2015 में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है कि संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में किन 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में सम्मिलित किया गया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? 2018 में प्रश्न आया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं आपको जरूर से ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, संस्कृत से उत्पन्न अन्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। संस्कृत से उत्पन्न भारत की प्राय सभी भाषाएं हैं। हिंदी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, मराठी, असमी भाषाएं प्रमुख यहाँ पर है। और बहुभाषिकता से भारत को क्या लाभ है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि बहुभाषिकता से राष्ट्रीय एकता, भावात्मकता, पारस्परिक सौहार्द, पारस्परिक स्नेह वाली भावना वो रहती है। सभी एकजुट होकर के एकता बनाए रखते हैं, तो वो सारा काम है। बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम की प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम मिलता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। 2017 में प्रश्न आया हुआ। ये देखिए, मनुष्य स्वभावगत बहुभाषिक है। कैसे है? तो अपन घर पे मातृभाषा में बोलते हैं, प्रोफेशनली हिंदी में बोलते हैं, कई बार अपने को कुछ वर्ड इंग्लिश में भी बोलने पड़ते हैं, तो बहुभाषिक है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख पाएंगे अपनी भाषा में, तो कोई दिक्कत समस्या आएगी नहीं। थोड़े से अपने शब्दों में उसको तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा लंबा आंसर देने की कोशिश करना, अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाए तो। बाकी ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स ही इस यूनिट में से पूछे जाने वाले हैं जिनको हमने पढ़ लिया है इजीली, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इस यूनिट के रिगार्डिंग। और इस पेपर को भी हमने कंप्लीट रिवाइज कर दिया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट हैं इस पेपर में, तो जिनको हमने पढ़ लिया है। अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में अपने राज्य की भाषा शामिल करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2018 में प्रश्न आया हुआ। देखिए, किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाने से क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 2015 में प्रश्न पूछा है। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको हमने नोट्स में पढ़ लिया है और आपको मैंने यहाँ पर सीरीज में दिखा दिया है कि किस किस सन में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और यही प्रश्न आप पे रिपीट होने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो बहुभाषिकता को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं, या फिर संविधान की अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल करवाने को रिगार्डिंग जो नियम कानून है वो आएंगे, या फिर आपके भाषा के रिगार्डिंग पूछ सकता है कि संविधान के किस संशोधन में भाषा को शामिल किया गया, वो सारी चीज़ें, अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो कुछ। तो इस तरह से आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चौथे पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट से जाकर के 1 बाय 1 सारे यूनिट्स को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से करिएगा। और कहीं पर कोई त्रुटि वगैरह कुछ रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं पिन करके वहाँ पर उसका संशोधन कर लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं रखनी है। बाकी आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।